Hi everyone, this is Parul, your faculty of reasoning. I welcome you all in Puzzle Pro. So, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और ऑब्वियसली अभी आप सभी के एग्जाम्स हैं आगे तो लगे हुए होंगे तैयारी में. अभी आज का जो हमारा सेशन है ये लाइव शेड्यूल था बट फॉर सम रीजंस नहीं हो पाया लाइव, तो इसीलिए रिकॉर्डेड सेशन. मैंने कहा आप लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए क्योंकि आपको पता है कि हाँ आज शाम को 5 बजे मैम ने लाइव आना था. कोई बात नहीं, लाइव नहीं हुआ बट रिकॉर्डेड है, देखिएगा जरूर, बहुत ही फायदा होने वाला है आपको आज के सेशन के बाद. क्यों? आपका SBI PO प्रीलिम्स का पेपर है और हम लोग आज के सेशन में क्या करने वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं आपका 2021 का पेपर, SBI PO प्रीलिम्स 2021 का मेमोरी बेस्ड पेपर हम आज के सेशन में सॉल्व करने वाले हैं. ठीक है, आज के सेशन में एक और चीज बता देती हूँ, मेरी हैंड राइटिंग बहुत अलग होगी क्योंकि आज ये स्क्रीन पर क्लास नहीं हो रही है और मैं काफी टाइम के बाद इस सॉफ्टवेयर पर क्लास ले रही हूँ. ठीक है, आदत नहीं है तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा हैंड राइटिंग से. ठीक है, चलिए तो करते हैं स्टार्ट अभी आज के सेशन को हम लोग. तो सबसे पहला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज हियर. ठीक है, देख लीजिए, ये क्वेश्चन है आप सभी के सामने. लास्ट ईयर का मेमोरी बेस्ड पेपर है और कोई भी पेपर की जब आप तैयारी करते हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ सबसे जरूरी चीज, हम लोग अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, हार्ड लेवल के क्वेश्चंस, नॉर्मल लेवल के क्वेश्चंस, हर एक तरीके की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन बहुत जरूरी होता है ये पता रहे कि एक्चुअली पिछले साल पेपर पूछा कैसे गया था. उससे आपको एक ओवरऑल आइडिया लग जाता है कि कैसा पेपर पूछा गया है. ठीक है, चलिए तो ये सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन वाला क्वेश्चन यहाँ पर आपको गिवन है. हिंदी वाले स्टूडेंट्स यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम लोग फिर आगे इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. आप लोग फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए. चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को. ठीक है, देखिए क्या कहता है. कहता है अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स, अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ. ठीक है, कुछ लोग कुछ लोग बैठे हैं एक रो में और कुछ लोग, यानी कि हमें एग्जैक्टली नहीं पता है कि कितने लोग बैठे हैं. तो सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ. ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन फेसिंग. देयर इज वन पर्सन sit between N and M and one of them sit at the extreme end of the row. क्या कहता है, N और M के बीच में एक पर्सन है और इन दोनों में से कोई एक पर्सन एक्सट्रीम एंड पर है. अब आपको अपना दिमाग चलाना है और खुद से सोचना है कि इस क्वेश्चन में क्या होने वाला है. टोटल नंबर ऑफ पर्सन हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है N और M में से कोई एक एंड पर आएगा. तो अगर हम सोचे, एक बार हम N को लेफ्ट एंड पर लेंगे, एक बार N को राइट एंड पर लेंगे, सिमिलरली एक बार M को राइट एंड पर लेंगे, एक बार M को लेफ्ट एंड पर लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल कितने, 4 केसेस बनने वाले हैं. ठीक है, हमारे पास यहाँ पर टोटल 4 केसेस बनने वाले हैं. तो अब 4 केसेस वाला क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया था. अब देखो, देखने में ऐसे लगता है क्वेश्चन देखो कितना सा है, लेंथ देखो क्वेश्चन की कम है, ज्यादा नहीं है. तो अगर इस क्वेश्चन को भी देखकर आप डरेंगे तो फिर SBI PO IBPS PO नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो ये तो बहुत ही सही क्वेश्चन है. हाँ 4 केसेस बनेंगे लेकिन ये बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाएंगे. अभी आप देखेंगे किस तरीके से. देखिए, देर आर 3 पर्सन, क्या कहता है, 3 लोग हैं. 3 पर्सन सिट बिटवीन N एंड C, N और C के बीच में. और पहले बोला उसने कि N और M के बीच में एक पर्सन है और एक एक्सट्रीम एंड पर आता है. बहुत ही, हम 4 केसेस नहीं लेंगे, हम एक्चुअली 2 केसेस ही लेंगे. कैसे, वो भी देखो, मतलब कि 4 केसेस के बिना सॉल्व किए बिना नहीं होगा, लेकिन किस तरीके से 2 में हो जाएगा वो देखिए. हमें पता है एक बार हम N को लेंगे एक्सट्रीम एंड पर और N और M के बीच में एक पर्सन है, तो ये हमने किया. सिमिलरली M यहाँ पर एक छोड़कर N, ऐसा हो गया. ये हमने एक एंड की बात की. अब अगर हम दूसरे एंड की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम दूसरे एंड की बात करते हैं तो आपका N अगर यहाँ पर है तो एक छोड़कर आपका M यहाँ पर आ जाएगा, और अगर M आपका यहाँ पर है तो एक छोड़कर आपका N यहाँ पर आ जाएगा. और अब मैं इन सबको साथ में लेकर चल रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट चीज है. अगर आप पहले एक बार N को लेफ्ट पर, एक बार N को राइट पर, ठीक है, एक बार M को लेफ्ट पर, एक बार M को राइट पर लेकर करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा. चारों को साथ के साथ में सॉल्व करोगे तो जल्दी केसेस कैंसिल हो जाएंगे. ठीक है, अभी देखो किस तरीके से. देर आर 3 पर्सन सिटिंग बिटवीन N एंड C, N और C के बीच में 3 लोग हैं. तो 1 2 3, C आपका यहाँ पर आ गया. इस केस में यहाँ पर 1 2 3, C आपका यहाँ पर. इस वाले केस में देखो N आपका यहाँ पर है 1 2 3,
सी यहाँ पर, सी आपका यहाँ पर। लीजिए आगे कहता है एल सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। एल कहाँ पर है? सी के सेकंड लेफ्ट पर, तो सी के सेकंड लेफ्ट पर एल। ये वाला केस तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, गलत हो गया। सी के सेकंड लेफ्ट पर एल होना चाहिए। यहाँ पर सी के सेकंड लेफ्ट पर एल आपका यहाँ पर आ जाएगा। इस केस में सी के सेकंड लेफ्ट पर एल आपका यहाँ पर, और इस केस में सी के सेकंड लेफ्ट पर एल आपका यहाँ पर। इतना क्लियर होना चाहिए सभी को। आगे कहता है देयर आर 6 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड बी हु सिट्स थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एंड। ठीक है, क्या कहता है? देखो जरा क्या कहता है। कहता है देर आर 6 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड बी। सी और बी के बीच में कितने हैं? 6 लोग हैं। और बी के लिए देखो, मैंने कल ही आपको बताया था डब्ल्यू एच, हु यूज हुआ, तो हु कहां पर यूज हुआ? किस उस हु से जस्ट पहले कौन है? बी, तो ये हु यूज हुआ है बी के लिए। कहता है देर आर 6 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड बी। सी और बी के बीच में 6 लोग हैं। बी जो है वो किसी एक एंड से कहां पर है? थर्ड पोजिशन पर है। ठीक है, तो सी और बी के बीच में टोटल 6 लोग। सी आपका यहाँ पर है, यहां पर आ गया बी। सी और बी के बीच में 6 का गैप बनाया, और बी कहां पर है? थर्ड पोजीशन पर फ्रॉम दिस एंड हो गया, क्योंकि एम तो इस एंड पर है, इस केस में लेफ्ट एंड पर। अब यहां पर देखो सी और बी के बीच में 6, 1 2 3 4 5 6, बी आपका यहां पर हुआ, और बी है कहां पर आपका? थर्ड फ्रॉम वन एंड। यहां पर देखो सी यहां पर है, 1 2 3 4 5 6, यहां पर आ गया आपका बी। लीजिए, ठीक है। आगे कहते हैं बी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर। बी जो है वो आर के सेकंड लेफ्ट पर है। हु डज नॉट सिट एट एक्सट्रीम एंड। वो किसी, आर जो है आपका वो किसी एक्सट्रीम एंड पर नहीं आएगा, और बी कहां पर है? आर के सेकंड लेफ्ट पर। तो अगर हम इस केस में देखें, वो तो गलत हो चुका है। बी कहां पर है? आर के सेकंड लेफ्ट पर, तो गलत हो गया आर को, क्योंकि उसने स्पेशली बोला है आर जो है आपका वो किसी एक्सट्रीम एंड पर नहीं आएगा, तो ये केस हो गया आपका गलत। इस केस में देखो बी कहां पर है? आर के सेकंड लेफ्ट पर, तो आर आपका यहां पर आएगा। इस केस में आर आपका यहां पर आ जाएगा। आगे देयर आर 4 पर्सन सिट बिटवीन ओ एंड एन। ओ और एन के बीच में 4 लोग हैं, तो आपका एन यहां पर है 1 2 3 4, ओ आपका यहां पर आया, और इस केस में एन यहां पर है 1 2 3 4, ओ आपका यहां पर आएगा। ठीक है, आगे मोर देन 3 पर्सन सिट बिटवीन एम एंड ओ। एम और ओ के बीच में कितने लोग हैं? मोर देन 3। तो अगर हम इस वाले केस में देखें तो एम और ओ के बीच में 1 2 3, एम और ओ के बीच में 1 2 दो ही पर्सन है। ये वाला केस हमारा गलत नहीं होगा, क्योंकि उसने बोला एम और ओ के बीच में कितने लोग होने चाहिए? एम और ओ के बीच में मोर देन 3 होने चाहिए, और इस केस में कितने हैं? 2, तो ये हो गया गलत। करेक्ट वन यही होगा। देखो चाहो तो चेक कर लो, एम और ओ बचा ही इकलौता यही है। 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। एम और ओ के बीच में 6 लोग हैं। आगे देर आर 2 पर्सन सिट बिटवीन के एंड आर। के और आर के बीच में 4 लोग हैं, तो आपका आर यहाँ पर है। 2 पर्सन बोला है, 2 पर्सन सिट बिटवीन के एंड आर, तो आर यहाँ पर एल है उसके इस साइड पर, राइट साइड पर, तो यहाँ पर आ गया आपका के। तो लीजिए क्वेश्चन इज डन। क्वेश्चन हो चुका है यहाँ पर। आई होप कि सभी को समझ में आया होगा। समझ में आया है तो एक चीज जरूर करनी है, सेशन को लाइक जरूर करना है सभी को। अगर आप नए हैं इस चैनल पर सब्सक्राइब भी करें, और ताकि सभी के सभी अपडेट्स आपको, नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सो हमारा क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग इन द रो। एक रो में कितने लोग बैठे हैं? चलो फटाफट से देख लेते हैं कि एक रो में कितने लोग बैठते हैं। एक रो में बैठते हैं टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 लोग बैठते हैं। ठीक है, तो 16 हमें मिला है कहां पर? ई ऑप्शन 16 करेक्ट है। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन आर एंड सी। आर और सी के बीच में कितने लोग बैठते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी देंगे। कहां पर देंगे? कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि आर और सी के बीच में कितने लोग बैठते हैं, 1 2 3 4 कितने। ठीक है, चलिए फटाफट से चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। हिंदी वाले स्टूडेंट्स ले लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद में फिर हम लोग इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे।
चलिए, आई होप कि स्क्रीनशॉट आप सभी ने ले लिया होगा। क्या कहता है? बॉक्स बेस्ड पजल है। अगेन बॉक्स फ्लोर कुछ एक ऐसे क्वेश्चन है जो कि बहुत ही फेमस है और पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं, है ना। तो इन ये कुछ ऐसे टाइप से जिनकी प्रैक्टिस आपको होनी ही चाहिए, बहुत बढ़िया वाली। ठीक है, चलो देखो अब यहाँ पर क्या कहता है। यहाँ पर कहता है 8 बॉक्सेस MNOPQRST आर प्लेस्ड वन अबव अनदर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, 8 बॉक्सेस है, एक के ऊपर एक उन्हें इस तरीके से प्लेस किया गया है। 3 boxes are placed between M and T. M और T के बीच में 3 boxes हैं, ठीक है। M is placed either at the topmost or bottommost position. देखो क्या कहता है, M और T के बीच में 3 boxes हैं और M को या तो टॉप मोस्ट पोजिशन पर या बॉटम मोस्ट पोजिशन पर। तो हम लोग क्या करेंगे, इंटरकनेक्शन तो देखो M और T का पता चल गया, M कहाँ पर आ सकता है, टॉप मोस्ट या बॉटम मोस्ट पर, ये भी पता चल गया। और आगे बॉक्स ओ इज प्लेस जस्ट अबव बॉक्स एन। चलो देखते हैं, पहले इसे बनाते हैं। अगर M आपका टॉप मोस्ट बॉक्स पर है, ठीक है, तो लीजिए। तो ये मैंने क्या बनाया, देखो M को मैंने यहाँ पर रखा है टॉप मोस्ट पोजीशन पर। ठीक है, M को रखा है टॉप मोस्ट बॉक्स, M जो है हमारा टॉप मोस्ट बॉक्स है और M और T के बीच में कितना गैप है, 3 का। ठीक है, तो ये है आपका M। तो 1 2 3 T आपका यहाँ पर आएगा। देख लो टोटल कितना बनाया हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लास्ट नहीं आएगी। ठीक है, चलो अभी हो गया, हमारे 8 बॉक्सेस बन चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब M या तो आपका टॉप मोस्ट पोजीशन पर है या फिर आपका बॉटम मोस्ट पोजीशन पर। तो 1 2 3 के गैप के बाद में इस केस में T यहाँ पर आ जाएगा। चलो इतना हुआ। आगे बॉक्स O इज प्लेस्ड जस्ट अबव टू बॉक्स N। O कहाँ पर है, N के जस्ट ऊपर आपका O है। ठीक है, अभी हमें N और O कहीं नहीं पता तो हमने नोट कर लिया। बॉक्स S इज प्लेस्ड जस्ट बिलो टू T। S कहां पर है, T के जस्ट नीचे S आएगा, तो S आपका यहाँ पर, S आपका यहाँ पर। आगे देयर आर 2 बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन R एंड S। R और S के बीच में 2 बॉक्सेस हैं। ठीक है, तो अब R और S के बीच में 2 हैं, S आपका यहाँ पर है, नीचे तो आएगा नहीं, तो R आपका इस केस में यहाँ पर आएगा और इस केस में R आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, चलो कहता है नॉट मोर देन 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन M एंड R। M और R के बीच में 2 से ज्यादा बॉक्सेस नहीं आ सकते। तो इस केस में देखो M और R के बीच में 1 है, 2 से ज्यादा नहीं है। ठीक है, कम है। M और R के बीच में यहाँ पर ये वाला केस तो गलत हो गया भाई, बिल्कुल गलत हो गया। कितने सारे हैं, 2 से तो ज्यादा ही है। चलो आगे, मोर देन 3 बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन O एंड P। O और P के बीच में क्या कहता है, मोर देन 3 बॉक्सेस हैं। ठीक है, तो N के जस्ट ऊपर हो, तो हमें 2 एडजेसेंट प्लेसेस यहाँ पर चाहिए। तो जरा चेक करते हैं कि N और O कहाँ पर आ सकता है। N के जस्ट ऊपर O एक ही जगह दिख रही है यहाँ पर। अब O और P के बीच में कम से कम 4 होंगे, फिर 5 6 देखते हैं कितने हो सकते हैं। तो O 1 2 3 4, तो हमें पता चल गया P के लिए तो एक ही जगह दिख रही है यहाँ पर। अब जो भी बॉक्स आपका बचता है, कौन सा बचता है, MNOPQ बचता है। लीजिए Q आपका आ गया यहाँ पर। सो नाउ क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। अब वो आपसे कुछ भी पूछे आप इजीली आंसर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज प्लेस्ड थर्ड फ्रॉम द बॉटम। बॉटम से नीचे से थर्ड पोजीशन पर कौन सा बॉक्स है, चेक करते हैं। नीचे से थर्ड पोजीशन पर S है आपका। ठीक है, चलिए तो S हमें यहाँ पर मिला है A ऑप्शन में। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन O एंड Q। O और Q के बीच में कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं, इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताने वाली हूं, आप सभी बताएंगे। कहां पर बताएंगे, कमेंट सेक्शन में। ठीक है, कमेंट सेक्शन में। इससे पहले जो क्वेश्चन हुआ है एक, उसमें भी आपको एक क्वेश्चन का आंसर करना है और यहाँ पर भी। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप कि सभी को समझ में आया होगा। समझ में आया है तो एक चीज जरूर करनी है, सेशन को लाइक करना है और शेयर भी कर देना। चलिए
तो देखिए ये क्वेश्चन है आप सभी के सामने, मंडे टू संडे डे बेस्ड पजल है, क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए हिंदी वाले स्टूडेंट्स जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे इस क्वेश्चन को बनाते हैं। वेल आई गेस कि आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को हम लोग। 7 स्टूडेंट्स, ये 7 स्टूडेंट्स दिए गए हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम उन सभी के प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं ऑन डिफरेंट डेज ऑफ द सेम वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू संडे, ठीक है, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। तो 7 स्टूडेंट्स हैं, वीक उनका स्टार्ट होता है मंडे से संडे तक, बना लेते हैं। चलिए अब देखो 7 स्टूडेंट्स हैं, उनके प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं मंडे टू संडे, अलग अलग दिन को होंगे, देखते हैं। कहते हैं ओनली 1 स्टूडेंट हैज अ प्रैक्टिकल एग्जाम ऑन ईच डे, ठीक है। देयर आर मोर देन 3 स्टूडेंट्स हैव प्रैक्टिकल एग्जाम आफ्टर ए। देखो क्या कहता है, ए के बाद में 3 से ज्यादा स्टूडेंट्स का प्रैक्टिकल एग्जाम हुआ है, ए के बाद में 3 से ज्यादा, तो ए के बाद में 3 से ज्यादा का मतलब है 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, है ना। तो ए के बाद में 3 स्टूडेंट से ज्यादा का हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब है आपका ए कहां पर आ सकता है, यानी कि ए के बाद कम से कम 4 लोगों ने तो प्रैक्टिकल एग्जाम दिया है, तो 1 2 3 4 आपका ए यहाँ आ सकता है, आपका ए ट्यूसडे के दिन आ सकता है, और आपका ए मंडे के दिन भी आ सकता है। चलो 3 केसेस बन गए, लग रहा है 3 केसेस हैं, बट ऐसे सॉल्व हो जाएंगे फटाफट से। कहते हैं ओनली 1 स्टूडेंट हैज प्रैक्टिकल एग्जाम बिटवीन ए एंड एच, ए और एच के बीच में एक ही स्टूडेंट का प्रैक्टिकल एग्जाम हुआ है। तो अगर हम इस केस में देखें तो एच के लिए देखो, एच आपका यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है। अगर हम इस केस की बात करते हैं, यहाँ पर एक ही केस बनेगा, एच आपका यहाँ पर आएगा, और इस केस में भी एक ही केस बनेगा, एच आपका यहाँ आएगा। चलो आगे कहते हैं देयर आर 3 स्टूडेंट्स हैविंग प्रैक्टिकल एग्जाम बिटवीन जी एंड बी, जी और बी के बीच में 3 लोगों का एग्जाम होगा। जी हैज प्रैक्टिकल एग्जाम बिफोर एच बट नॉट इमीडिएट बिफोर एच, जी का एग्जाम एच से पहले लेकिन इमीडिएटली पहले नहीं है। तो जरा देखो एच से पहले जी का, अगर हम इस वाले केस की बात करें तो यहाँ पर तो एच आ नहीं सकता, क्योंकि एच से पहले जी आना चाहिए, तो एच डेफिनेटली यहाँ पर आएगा, ठीक है, एच यहाँ पर आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा। तो एच से पहले जी है और एग्जैक्टली पहले नहीं है, तो ये वाला केस तो गलत हो गया, क्योंकि एच से पहले जी है तो जी यहाँ पर आएगा, और उसने बोला है इमीडिएट बिफोर एच है नहीं, तो ये वाला केस हो गया गलत। यहाँ पर इस केस में जी आपका यहाँ पर आ जाएगा, और इस केस में एच यहाँ पर है तो जी यहाँ तो नहीं आएगा। अब जी के लिए 2 जगह है, ये वाली भी और ये वाली भी। चलो देखते हैं। कहते हैं देयर आर 3 स्टूडेंट्स हैविंग प्रैक्टिकल एग्जाम बिटवीन डी एंड ई, डी और ई के बीच में 3 लोग हैं। और ई के लिए कहते हैं हु डज नॉट हैव प्रैक्टिकल एग्जाम इन द लास्ट डे ऑफ वीक, ई का जो एग्जाम है वो लास्ट डे यहाँ पर नहीं है, ई का संडे को नहीं है। और इससे पहले जी और बी के बीच में उसने बोला है 3 स्टूडेंट्स का एग्जाम है, जी और बी के बीच में। तो अगर इस वाले केस में देखिए जी यहाँ पर है 1 2 3, बी आपका यहाँ पर हो गया। और अगर हम इस केस को देखें तो जी के लिए 2 जगह है, क्योंकि एच से पहले जी आएगा, एग्जैक्टली पहले नहीं आएगा, जी यहाँ पर नहीं आएगा, जी यहाँ पर या यहाँ पर। अगर हम जी को इधर मंडे को देते हैं तो 1 2 3 एच है तो बी यहाँ पर आ नहीं सकता, दैट मीन्स जी आपका यहाँ पर आएगा 1 2 3, बी आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब उसने लास्ट में देखो बोला डी और ई के बीच में कितने लोगों ने एग्जाम दिया है, 3 लोगों ने दिया है। तो और ई के लिए बोला है कि ई संडे को नहीं आएगा, तो जरा देखो ई आपका यहाँ पर आए, ई या डी में से कोई भी, तो 1 2 3 के गैप के बाद एच नहीं, तो डी और ई में से यहाँ पर कोई आए तो 1 2 3, ये वाला केस तो हो गया भाई गलत, क्योंकि डी और ई यहाँ पर कहीं पर भी नहीं बन पा रहे हैं। तो इस केस में देखो डी और ई की जगह हमें दिख रही है यहाँ पर 3 का गैप बीच में आ जाएगा, डी या ई यहाँ पर 1 2 3, ई ने यहाँ पर नहीं आना तो डी डेफिनेटली यहाँ पर, ई यहाँ पर। लीजिए क्वेश्चन हो गया। जो भी आपका बचता है यहाँ पर ए बी डी ई जी एच एल, ए बी
DEGHL बचता है तो L आ गया इस दिन। तो आपका ये वाला केस करेक्ट है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब वो आपसे कुछ भी पूछे आप इजीली आंसर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे एल हैज प्रैक्टिकल एग्जाम, एल का प्रैक्टिकल एग्जाम कौन से दिन है, चलो देख लेते हैं। एल का प्रैक्टिकल एग्जाम कब है, सैटरडे के दिन है। तो यहाँ पर सैटरडे हमें दिख रहा है सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज प्रैक्टिकल एग्जाम ऑन वेंसडे, वेंसडे के दिन किसका एग्जाम है, चेक कर लेते हैं। वेंसडे के दिन आपका एग्जाम है किसका, ई का, ठीक है। तो यहाँ पर ई आपको दिया गया है डी ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, और जो ये क्वेश्चन है डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बनाते हैं अब इस क्वेश्चन को। क्या कहता है, पॉइंट P इज 8 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट G, जो पॉइंट P है वो 8 मीटर वेस्ट में है G से। पॉइंट P जो है वो 8 मीटर वेस्ट डायरेक्शन में है G से। तो हमें पता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट छपी हुई होनी चाहिए हमारे दिमाग में, ठीक है। तो पॉइंट P इज 8 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट G, जो P है वो कहां पर है, वेस्ट में है G के, ये हमने बना दिया। आगे, पॉइंट G इज 16 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट T, जो पॉइंट G है वो T के ईस्ट में है। जो ये पॉइंट G है वो ईस्ट में है T के, कितना 16 मीटर। तो अब P के ही ईस्ट में है 8 मीटर, तो T आपका कहां पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा T। ये कितना हो गया 8 मीटर। तो T से टोटल G कहाँ हो गया 16 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में। आगे, पॉइंट H इज ईस्ट ऑफ पॉइंट E, H जो है वो E के ईस्ट में। अब हमें नहीं पता E कहाँ पर है, तो हम लोग सिंपली नोट कर लेते हैं ऐसे, E के ईस्ट में है कौन, H, E के ईस्ट में है कहीं पर H। चलो, पॉइंट E इज 5 मीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ पॉइंट L, जो पॉइंट E है वो 5 मीटर नॉर्थ वेस्ट में है L के। ये जो पॉइंट E है कहाँ पर है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन का मतलब है कि आपका L कहाँ आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर कहीं भी आ सकता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सिंपली नोट कर लिया, क्योंकि उसने क्या बोला, L के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में E है, तो L की इस डायरेक्शन में E कहीं पर आएगा। चलो आगे, पॉइंट A इज 12 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट F एंड पॉइंट P इज मिड पॉइंट बिटवीन देम। क्या कहता है, जो पॉइंट A है वो 12 मीटर साउथ में है F के, पॉइंट A 12 मीटर साउथ में है F के, एंड पॉइंट P इज मिड पॉइंट बिटवीन देम। और जो पॉइंट P है, ये देखिए, ये जो P पॉइंट है ये मिड पॉइंट है किसका, A और F का, और A कहाँ पर है, साउथ में है F के। तो इसका मतलब क्या हुआ, P उसने बोला है मिड पॉइंट किसका, A और F का, और A जो है वो साउथ में है F के, A F के साउथ में है। कितना डिस्टेंस उसने बोला है 12 मीटर, तो P मिड पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस 6, ये डिस्टेंस आपका 6, ठीक है। चलो ये हमारा हो गया। आगे, पॉइंट L इज 8 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट S, जो L पॉइंट है वो S के साउथ में है 8 मीटर। L जो है वो S के साउथ में है। और आगे देखो एक और चीज बोलता है, H इज मिड पॉइंट ऑफ L एंड S, H जो है वो L और S का मिड पॉइंट है। तो देखो यहाँ से क्या समझ में आया, अभी उसने क्या बोला है आपको, L इज 8 मीटर साउथ ऑफ S, L जो है वो S के साउथ में है, S के साउथ में है कौन, L, ठीक है। L जो है वो पॉइंट S के साउथ में है, और H जो है मिड पॉइंट है L और S का। देखो पॉइंट H जो है वो मिड पॉइंट है L और S का, तो L और S का मिड पॉइंट कौन है, H है। तो H आपका यहाँ पर आ जाएगा, और S और L के बीच में उसने कितना बोला था, 8, तो ये हो गया 4, ये हो गया 4। और हमें क्या पता है, हमें क्या पता है, देखो E और L का एक चीज पता थी ना हमें,
ई के ईस्ट में एच था, देखो ये हमने नोट किया हुआ है, ई के ईस्ट में एच था, तो ई आपका कहाँ पर आएगा, इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए ये हटा देती हूँ। एल के नॉर्थ वेस्ट में ई ने आना था और ई के ईस्ट में एच, तो यानी कि ई आपका यहाँ पर आ जाएगा, ई जो है आपका वो आ जाएगा यहाँ पर, ई जो है यहाँ पर, एच ई के ईस्ट में है। ठीक है, चलो इतना हुआ हमारा। और कुछ यहाँ पर देखो, अच्छा हमने ये तो देखा था कि ई जो है वो नॉर्थ वेस्ट में है एल के, लेकिन यहाँ से देखो पॉइंट ई इज 5 मीटर नॉर्थ वेस्ट, जो पॉइंट ई है वो 5 मीटर नॉर्थ वेस्ट में है एल से, तो यानी कि ये वाला डिस्टेंस हमें पता चल गया कितना है, 5 है। ई जो है एल से कहाँ पर है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में 5 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा, अगर हम ये 3 हो जाएगा क्योंकि हमारी हाइपोटेन्यूज 5 है, परपेंडिकुलर 4, बेस 3। ठीक है, बेसिकली ये है। तो चलो अब हमको ये तो मिल गया, लास्ट सेंटेंस बचा हुआ है, क्या कहता है, पॉइंट टी इज 14 मीटर साउथ ऑफ ई, जो पॉइंट टी है वो 14 मीटर साउथ में है ई के। ये जो पॉइंट टी है ये कहाँ पर है, 14 मीटर साउथ में है ई के। हमारे पास स्पेस कम है यहाँ पर, तो थोड़ा सा टी जो है साउथ में है किससे, ई से, तो ये हो गया आपका पॉइंट कौन सा, ई पॉइंट हो चुका है, ये आपका ई पॉइंट है। अब यहाँ तक अगर ये कितना डिस्टेंस है, देखो 6 मीटर, और टोटल उसने 16 बोला है, तो ई और ये वाला पॉइंट यहाँ तक कितना हो गया, 8। ठीक है, एफ के पैरेलल अगर यहाँ पर कुछ पॉइंट कोई कोऑर्डिनेट आता है तो यहाँ तक का टी से डिस्टेंस 6 और ई से डिस्टेंस 8। चलो इतना हो गया। अब हमें पता है ई यहाँ पर है, तो 3 मीटर के डिस्टेंस पे हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पर देखो हमारा ना ये पूरा नहीं होगा क्योंकि स्पेस नहीं है, तो अभी यहाँ से देखो आप आई होप कि समझ पाएंगे कि ई यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा आपका एच, कितना 3 मीटर का डिस्टेंस, और एच से नीचे 4 मीटर के डिस्टेंस पर आपका यहाँ पर आ जाएगा एल, और सिमिलरली एच के ऊपर यहाँ पर ये देखो ये आपका एस है ना, एच के ऊपर एस चला जाएगा, यानी कि एल एच और एस एक ही लाइन है। अब चलो क्वेश्चन तो बन गया, अब हम लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या कहता है, इफ पॉइंट बी इज वेस्ट ऑफ पॉइंट ए एंड साउथ ऑफ पॉइंट एस। देखो क्या कहता है, पॉइंट बी, अगर आपका पॉइंट बी ए के वेस्ट में है और एस के साउथ में, अब एस कहां पर है, देखो एस के साउथ का मतलब है एच और एल के साउथ में। ठीक है, क्योंकि ऊपर ऐसा है और यहाँ पर हमारे पास देखो स्पेस नहीं है, तो एच और एल के साउथ में और ए के वेस्ट में, यानी कि ये आपका क्या है, पॉइंट बी ए के वेस्ट में और एच एल एस के साउथ में। तो क्या कहता है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ए और बी का डिस्टेंस कितना हुआ, तो ए और बी का डिस्टेंस कितना हुआ, हमें पता है ई और एच का डिस्टेंस, यानी कि यहां से लेकर ये जो एच के यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 3 है, तो इतना डिस्टेंस, तो ये टोटल 8 है, तो ये कितना हो जाएगा, 5। तो देख लो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका। ठीक है, डी जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर करेक्ट हो चुका है। चलिए अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। चलिए बनाते हैं अभी हम इस क्वेश्चन को। देखो क्या कहता है, 8 पर्सन, 8 लोग हैं, 3 जनरेशन की फैमिली है। के इज डॉटर इन लॉ ऑफ जी, के जो है वो जी की डॉटर इन लॉ है। ठीक है, के जो है वो जी की डॉटर इन लॉ है, तो जी की डॉटर इन लॉ कौन है, के, ये हमने बनाया, के डॉटर इन लॉ है जी की। एम इज फादर ऑफ एल, एम जो है एल के फादर है। हु इज डॉटर इन लॉ ऑफ पी, एम इज फादर ऑफ एल। देखो क्या कहता है, एम जो है वो फादर है किसके, एल के, और एल जो है वो डॉटर इन लॉ है पी की, एल जो है वो डॉटर इन लॉ है पी की, तो इसका मतलब एल डॉटर इन लॉ है, इसका मतलब ऐसा होगा, बना दिया हमने, एल डॉटर इन लॉ है, यानी कि एल के हस्बैंड के पेरेंट है कोई पी। ठीक है, ये हो गया। आगे, एच इज ब्रदर इन लॉ ऑफ जी एंड ओनली सन ऑफ एफ, एच जो है वो जी के ब्रदर इन लॉ है, जी के ब्रदर इन लॉ है एच। ठीक है, तो अब हमें ये नहीं पता एच मैरिड है अनमैरिड है, तो क्योंकि 2 तरीके से हो सकता है ना, इस तरीके से अगर देखे तो, और उसने क्या बोला, एच जो है ओनली सन है एफ के, एफ के ओनली सन है। ठीक है, कोई बात नहीं, टी इज ग्रैंड सन ऑफ एफ,
एच इज अनमैरिड, लीजिए पता चल गया एच क्या है, अनमैरिड है। तो एच अनमैरिड है तो इसका मतलब क्या हुआ और एच क्या है, ओनली सन है एफ के, यानी कि एच तो बेटे हैं, तो इसका मतलब हुआ एच ओनली सन है, पहले उसने ये मेंशन किया, एच है सन, तो यानी कि उसकी बहन होगी और उनकी शादी हुई है जी के साथ में। एच क्या है, ब्रदर इन लॉ है जी के, इसी तरीके से बनेंगे क्योंकि एच तो है अनमैरिड, एच अनमैरिड है और उनको हमें बनाना है जी का ब्रदर इन लॉ, तो क्या बनेंगे वो, जी की वाइफ के भाई बनेंगे क्योंकि एच अनमैरिड है और मेल पर्सन है, उसने बोला है ओनली सन बोला है। तो एच की सिस्टर की शादी हुई है जी से, यानी कि एच के जीजा है जी और जी के साले हैं, साले साहब है एच। चलो ये हो गया। अब एच के लिए हमें ये भी पता है, उसने बोला ओनली सन ऑफ एफ बोला ना, तो एच किसका सन है ये पता चल गया एफ का। और अभी उसने बोला टी इज ग्रैंडसन ऑफ एफ, टी जो है वो एफ के ग्रैंडसन है, एफ के ग्रैंडसन है टी। तो अभी मुझे क्या नजर आ रहा है यहाँ से, देखो 3 जनरेशन की फैमिली है तो पता चल गया फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ये हमें पता चल गया। ठीक है, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है। तो अब एफ यहाँ पर एफ का ग्रैंडसन है, तो यानी कि टी कहीं, एच तो अनमैरिड है, तो एफ की बेटी जो कि मैरिड है, आगे टी जो है उन्हीं का ही सन होगा, तो टी यहाँ पर आना चाहिए। चलो आगे और देख लेते हैं। कहता है जी इज अ मेल, ठीक है वो तो हम पहले निकाल चुके हैं। एम हैज 2 चाइल्ड, एम के 2 बच्चे हैं, एम के 2 चाइल्ड हैं, तो देखो एल और ये, अब इन दोनों को हमें फाइनली कंपाइल अप करना है। अब कैसे होगा, हमें पता है यहाँ पर हम किसकी तलाश कर रहे हैं, एक फीमेल मेंबर की। तो यहाँ पर देखो एक फीमेल मेंबर एल नजर आ रही है जो कि मैरिड है, तो ये जी भी तो मैरिड है, तो पॉसिबल है कि एल यहाँ पर आएगा। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, एम के 2 बच्चे होने चाहिए, एम के 2 चाइल्ड बोले हैं ना उसने, एम हैज 2 चाइल्ड, तो एम का एक है ये एल और दूसरा एच हो गया। ठीक है, एल और एच हो गया, तो एम क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये यही चीज ही नजर आ रही है। और पी कौन है, एल के हस्बैंड का के पेरेंट है कौन, पी, तो पी आपका यहाँ पर आ गया। अब हमारा बचा टी इज ग्रैंडसन ऑफ एफ, तो टी के लिए जगह यही है, टी यहाँ पर कितने परसेंट है, 8% है, 3 जनरेशन की फैमिली, 3 जनरेशन हो चुके, 8 लोग देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 लीजिए। क्वेश्चन इज कंप्लीटेड नाउ, क्वेश्चन अब यहाँ पर हमारा हो चुका है। अब वो आपसे कुछ भी पूछे आप इजीली आंसर कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन भी दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है आप सभी के सामने, हाउ इज एम रिलेटेड टू जी, एम का रिलेशन जी के साथ में, एम यहाँ पर है, जी यहाँ पर है, तो कौन है, देखो जी, एम का रिलेशन जी के साथ में ना, तो एम कौन है जी के, जी की वाइफ, जी की वाइफ के फादर हैं, जी की वाइफ के फादर, तो एम क्या हुए, जी के फादर इन लॉ हुए, एम जो है वो जी के फादर इन लॉ हुए। ठीक है, सो ये क्वेश्चंस थे हमारे आज के सेशन में। ठीक है, एसबीआई पीओ का मेमोरी बेस्ड पेपर लास्ट ईयर का पेपर है ये, लास्ट ईयर में जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर कर चुके हैं, बाकी का जो बचा है हम लोग अगले सेशन में करेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट सेशन में, और सेशन अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना है, सब्सक्राइब करना अगर आप नए हैं इस चैनल पर, और शेयर जरूर करना है। टेक केयर एवरीवन, तैयारी करते रहिए।